नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, उन एक्ट्स, उन चार्टर्ड एक्ट्स और उन कानूनों की बात करेंगे जो आगे चल करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार बने, बेस बने। तो दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, इसका कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और यहाँ अपना व्यापार करने लगती है। धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और वो एक सत्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करने लगती है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिससे बंगाल पर उसका अधिकार हो जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसके माध्यम से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स प्राप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि दीवानी राइट्स क्या होते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि रेवेन्यू को कलेक्ट करने का अधिकार और कुछ हद तक सिविल जस्टिस का अधिकार, क्योंकि जब आपको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिलता है तो सिविल जस्टिस आपको देखना पड़ता है। और इसी तरह से बंगाल में कंपनी के वैध शासन की स्थापना होती है। सबसे पहले दोस्तों, हम कंपनी और कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट लाए गए थे उसको देखें। उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो कंपनी है उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसकी जो गवर्निंग बॉडी थी उसमें कौन कौन से लोग थे, उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो दोस्तों, कंपनी में सबसे ऊपर होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये सुप्रीम बॉडी होते थे डिसीजन मेकिंग की। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे ये सुप्रीम बॉडी होते थे डिसीजन मेकिंग की। और ये कौन लोग होते थे? ये वो लोग होते थे जिनकी कंपनी में शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा होती थी। उसके नीचे होते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स नॉर्मल शेयर होल्डर की तरह होते थे जो है। दोस्तों देखिए, जो भी हम आज लेक्चर डिस्कस करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। एक होगा जो कि कंपनी रूल 1773 से लेकर के 1857 तक जो कुछ भी चार्टर्ड एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट आए उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद, क्योंकि 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है हमारे भारतीय इतिहास में, उसके पहले की चीजें अलग थी, उसके बाद की चीजें अलग थी। तो वो प्रस्थान बिंदु को ध्यान में रखते हुए 1773 से 1857 तक के नियम को एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद 1858 से लेकर के और जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया, यानी कि 1947, तब तक के जो नियम और कानून आए, जो एक्ट्स आए, उनको हम एक दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये टाइम फ्रेम है दोस्तों, इसको मैंने आपको बताया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो कुछ माइंड मैप्स होने चाहिए आपके पास। चीज़ों का जो बेसिक्स है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के लिए ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, ये आपको वाई एक्सिस पे मैंने ये सेंट्रलाइजेशन बनाया है और ये है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब 1757, इसमें डिफरेंट ईयर मार्क किए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेकर के और जो 1857 का विद्रोह था उससे पहले तक ये सेंट्रलाइजेशन, ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है। दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब पावर या एडमिनिस्ट्रेशन का पावर कह सकते हैं, जब एक व्यक्ति या किसी एक पर्टिकुलर संस्था में निहित हो जाता है तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और यही पावर जब बटा हुआ होता है अलग अलग लेवल पे तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हैं और सेंट्रलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं कि केंद्रीकरण। और ये है ईयर। तो देखिए, 1757 से 1857 तक धीरे धीरे जो भी पोस्ट थी, चाहे वो गवर्नर हो, गवर्नर जनरल हो या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो, इनके पास पावर बढ़ती गई। लेकिन 1857 के विद्रोह के पश्चात
ये धीरे 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 पावर घटती गई और अल्टीमेटली हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के फलस्वरूप 1947 में हमें आज़ादी मिलती है। तो आंसर राइटिंग के टाइम इस बात को दिमाग में रखना बहुत आवश्यक होता है कि सत्ता का स्वरूप क्या था, नेचर क्या था, जो जिस व्यक्ति के पास पावर थी उसकी पावर उसको कब कितनी मिली, कैसे मिली, इस चीज़ों को अगर आप दिमाग में ध्यान में रखते हैं तो आंसर लिखने में बड़ी सहूलियत होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो एक्ट आया ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दोस्तों देखते हैं इसकी क्या खास बात थी। खास बात से पहले हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं कि ये एक्ट क्यों आया, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ गया। देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारनामे उस समय इंग्लैंड में बहुत ही फेमस हो चुके थे। वो कौन से कारनामे थे? एक तरफ तो कंपनी ये दिखा रही थी कि हम इंडिया के व्यापार में सिग्निफिकेंट लॉस में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनी के एम्प्लॉय थे वो बहुत ही लेविश लाइफ जी रहे थे, लग्जरी लाइफ जी रहे थे, उनके पास अकूत धन दौलत जमा हो गई थी। तो वहाँ के लोगों को भी ये डाउट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस कंपनी में ये काम करते हैं वो कंपनी लॉस में जा रही है और इनके पास इतने धन दौलत संपत्ति जमा हो रही है जो है। इवन अब वहाँ तो एक कमेंट के तौर पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको ब्रिटिश नवाब कहा जाता था, यानी ये ऐसे नवाब हैं कि इनके पास बहुत धन दौलत है जो है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बातें वहाँ के सरकार के भी संज्ञान में आई और इसी के चलते ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का वो आया। इसमें एक और भी घटना इंपॉर्टेंट थी। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड लोन के लिए अप्लाई किया। वहीं से ये बात उजागर हो गई कि भाई इसके एम्प्लॉय तो काफ़ी जो है मतलब कि वेल ऑफ हैं और ये कंपनी इतना लोन के लिए क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर रही है जो है और सिग्निफिकेंट लॉस दिखा रही है। तो ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं ये एक कारण बना जिसकी वजह से ये 1773 का रेगुलेटिंग आया। दूसरी बात आगे अगर देखें तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी थी काफ़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन में, रूल्स में जो है, और एक पब्लिक ओपिनियन इसी के नाते बन गया इंग्लैंड में इसके खिलाफ जो है। और उसी समय इसके कार्यों की समीक्षा के लिए कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपॉइंट की थी, गठन किया था। वो सब ये सारे कारणों को मिला करके ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसका ब्रिटिश इंडिया पे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा और इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो ये पहला ऐसा कदम था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि कंपनी के जो शासन को रेगुलेट करने के लिए जो है ये लाया गया। दूसरा क्या था कि कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कंपनी के जो शासन और प्रशासन था उसको एक रिकॉग्निशन दिया जो है कि इंडिया में जो आपका जो है मतलब कि जो भी आपका अफेयर है, जो भी चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, उसको हम मान्यता देते हैं। और यहीं से इससे जो है एक सेंट्रलाइजेशन की नींव पड़ी। अब देखते हैं कि इंडिया लेवल पे क्या चेंजेज हुए, भारत में क्या चेंजेज हुए जो है कंपनी के इस 1773 का जो मतलब कंपनी के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसका भारत में क्या चेंज हुआ। देखिए दोस्तों, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस एक्ट के द्वारा बना दिया गया। यहीं देखिए आप जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास काफ़ी पावर थी, यानी सत्ता का सेंट्रलाइजेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और जो डिसीजन था वो मेजॉरिटी द्वारा लिया जाता था। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, ये फैक्ट बार बार पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन सा था, तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। आगे बढ़ते हैं जो है, तो अब देखिए जो है सेंट्रलाइजेशन का अगला जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको जो बाकी प्रेसिडेंसीज थी वो कौन थी, बॉम्बे और मद्रास थी, उनको सुपरवाइज करने की पावर दे दी गई। इससे पहले ये जो प्रेसिडेंसीज थी वो अपने अफेयर्स में, अपने मैटर्स में स्वतंत्र थी एक दूसरे से, लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से जो है बंगाल को सीधे सीधे बाकी जो प्रेसिडेंसीज थी उसमें वरीयता दे दी गई। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये
आगे चल के जितनी भी और प्रेसिडेंसीज के द्वारा जो संधियां की गई और जो मतलब कि जो भी उनके द्वारा नेगोशिएशंस किए गए, उसमें इसका असर सीधा सीधा दिखता है। आपको आगे चल के ये दिखेगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने किसी मराठा सरदार से जो है कोई संधि की और कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी है उसने उसको खारिज कर दिया। तो ये चीजें आगे चल के आपको देखेंगी। देखिए दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो है आउटकम आया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना की गई कलकत्ता में। इससे पहले मैंने आपको जब इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका बैकग्राउंड बता रहा था, तो मैं ये बता रहा था कि उसमें जुडिशियल जो है इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी का अभाव था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, इसी एक्ट के माध्यम से, जिसकी स्थापना 1774 में होती है। और उसमें एक चीफ जस्टिस थे और बाकी 3 और जजेस थे जो है। देखिए दोस्तों, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी दीवानी अदालत लगाती थी और उस दीवानी अदालत में बहुत सारा करप्शन प्रिवेल करता था और उसी को दूर इस सुप्रीम कोर्ट ने चल के आगे किया। ठीक है, आगे जो मामला आता है कि कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनको मना कर दिया गया, साफ साफ मना किया गया कि आप किसी प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज नहीं होंगे, अपना आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और जो यहाँ के नेटिव्स हैं उनसे आप घूस नहीं लेंगे, उनसे आप ब्राइब्स नहीं लेंगे। कहने का मतलब है, जो पहले का पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि कंपनी के एम्प्लॉय एक तरफ बहुत ही संपन्न हो रहे थे और कंपनी सिग्निफिकेंट लॉस दिखा रही थी, तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए इन दो चीजों को यहाँ पे लाया गया जो है कि आप अपना प्राइवेट व्यापार नहीं करेंगे और किसी से घूस नहीं लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके ऊपर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने अपना जो है नियंत्रण जो है वो स्थापित किया और क्या कहा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये आदेश दिया गया कि इंडिया से जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आता है वो डॉक्यूमेंट चाहे रेवेन्यू रिलेटेड हो, सिविल रिलेटेड हो या मिलिट्री रिलेटेड हो, आपको 2 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने ये डॉक्यूमेंट रखने हैं। और वो ब्रिटिश मिनिस्टर्स कौन थे? उसमें 2 ब्रिटिश मिनिस्टर्स जो थे, एक थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स और दूसरे थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ये थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो खामियां रह गई थी, जो कमियां थी, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए 1781 का 1781 का एक एक्ट आता है दोस्तों। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इसका फीचर क्या था। इसका फीचर क्या था? तो दोस्तों इसका फीचर ये था कि इसमें जो है जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा गया। मैंने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कर दी गई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की समीक्षा करती थी। अब उसका परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक मतभेद सामने आया और ये मतभेद कहीं न कहीं जाकर के इनके एडमिनिस्ट्रेशन में बाधा बन रहा था और बाधा बनने के नाते इन्होंने इंग्लैंड में कंप्लेन किया। इंग्लैंड से क्या हुआ, एक नया जो है क्या कहते हैं कि गाइडलाइंस आई जो है कि भाई देखिए अब जो कोर्ट है वो इनके जो है क्या कहते हैं कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो कुछ भी काम करते हैं उसको आपकी समीक्षा से बाहर रखा जाता है। इवन अब गवर्नर जनरल काउंसिल ही नहीं, उनके ऑफिशियल्स को भी जो है जो वो काम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करते हैं उसको बाहर रखा गया। दोस्तों इस एक्ट का आज भी प्रभाव है और आप कमेंट में करके बताइएगा कि ये एक्ट आज हमारे कानून में कहाँ देखने को मिलता है कि कोई अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो कौन लोग हैं जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी कार्य का निर्वहन कर रहे हों और उनको जो है न्यायिक उससे बाहर रखा गया है। तो आप इसे कमेंट में बताइएगा जो है। और अगला है कि रेवेन्यू कलेक्शन और उसका जो मेथड है उसको भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा गया। आगे जो है जो हमारे जो क्या कहते हैं कि डे टू डे लॉ थे जो है जो हमारे आम जीवन के लॉ हैं उसको भी कोर्ट एडमिनिस्टर करता था जो है। तो उसमें हिंदू के जो वाद परिवाद हैं उनका समाधान हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग
और उसके बाद जो मुस्लिम के वाद परिवाद हैं उनको जो है क्या कहते हैं कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो है देखा जाता था। दोस्तों एक चीज़ आपको और यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो प्रोविंशियल कोर्ट है उसका अब अपील जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल में किया जाने लगा, ना कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो है। और ये भी एक नियम बना दिया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के लिए रूल और रेगुलेशन बनाएगी। ठीक है मित्रों, अगला नियम आता है जो है, जो एक्ट आता है, ये आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये प्रश्न फिर हमारे सामने आता है कि अभी दो नियम तो आए थे, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आ गया जो है। तो देखिए दोस्तों, इसको आने का कारण, इसके आने का कारण क्या था, व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसके आने का मेन जो कारण था जो है रेगुलेटिंग एक्ट का जो फेल्योर था और एक टाइम लैग एंड सिंक्रोनाइजेशन था। अब ये टाइम लैग और सिंक्रोनाइजेशन क्या था उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसमें ये कहा गया था कि जो कुछ भी कंपनी का जो मैटर होगा, जो भी कागजात होंगे, वो चाहे सिविल हो, चाहे आपके मिलिट्री हो और चाहे रेवेन्यू रिलेटेड हो, उसको दो मिनिस्टर्स के सामने रखना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो दो मिनिस्टर हैं, ये पॉलिटिकल अफेयर्स के मिनिस्टर और एक्सचेकर कंट्रोलर ऑफ एक्सचेकर जो है, उनके सामने रखना था। होता क्या था, यहाँ से कागजात जाते थे इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ जो क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उसको स्टडी करते थे, देखते थे, उसके हिसाब पे कंक्लूजन निकालते थे। उसके बाद उससे आगे वो जाता था जो है, उनके माध्यम से जो है वो दो मिनिस्टर्स के पास। इस प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता था कि जब तक वो कागज या जब तक वो चीज़ें जो है उनके संज्ञान में आती थी ब्रिटिश मिनिस्टर्स के, जो पार्लियामेंट के मिनिस्टर थे, तब तक यहाँ ग्राउंड लेवल पे बहुत घटनाक्रम आगे बढ़ चुका होता था। इवन अब 6-6, 7-7 महीने का डिले हो जाता था। तो अब बताइए, यहाँ कंपनी उतने में तो कई लड़ाइयाँ लड़ लेती थी ग्राउंड पे जो है। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे जो है ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको लाया गया। देखिए इसमें मैंने स्पेशल मेंशन किया है टाइम लैग एंड लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा, इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसको दूर करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया और ये इसको निर्देश दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि भैया आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री, आप उत्तरदायी हैं। जो भी EIC के इंडिया में सिविल, मिलिट्री, इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, उसको देखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए आप उत्तरदायी हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को उसका स्ट्रक्चर क्या था, एक प्रेसिडेंट और 6 कमिश्नर था उसमें बनाए गए जो है। लेकिन दोस्तों, एक जो सामान्य सी चीज है कि अपने ऊपर किसी और का कंट्रोल कोई इतना आसानी से थोड़ी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक इसी तरह से जो है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उन्होंने बहुत विरोध किया इसका कि अचानक आप हमारे ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठा देंगे जो है। तो इन लोगों का काफी विरोध हुआ, इन लोगों द्वारा काफी विरोध किया गया और इसी के फलस्वरूप जो है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बीच का रास्ता निकाला। और बीच का रास्ता क्या था, एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया। सीक्रेट कमेटी का गठन किया। वो सीक्रेट कमेटी कैसी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ऊपर मैंने मेंशन किया है कि एक प्रेसिडेंट और 6 कमिश्नर थे जो है, वो इसमें होते थे, प्लस 3 मेंबर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से 3 मेंबर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो बाकी ऊपर मेंशन किए गए मेंबर थे वो लोग होते थे और ये सीक्रेट कमेटी काम करती थी। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निश्चित रूप से ये बीच का रास्ता ऐसा निकाला कि अपना जो है पूरी तरह से इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण भी हो जाए और इनकी कुछ हद तक बातें मान ली जाएं। जरा इनका ये नंबर ऑफ मेंबर्स को देख के ही आपको लग सकता है कि यहाँ कहाँ इसके 7 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और 3 मेंबर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, तो हमेशा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मेजोरिटी होगी इसमें जो है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस पे जो है नियंत्रण रखेगा। तो यही बात थी जो है। सो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकेम द अल्टीमेट डी फैक्टो अथॉरिटी इन द कंपनीज एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें भी कुछ खामियां जरूर रही होंगी। तो एक अगला एक्ट आया जो 1784 में आया जो है,
और ये एक्ट क्या था दोस्तों, जरा इसको हम देखते हैं। इस एक्ट के माध्यम से ये एक्ट ने क्या किया, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसने कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग किया, सेपरेट किया। अब क्या था, कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे, पता है कि ये कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे। अब ये कॉमर्शियल और इकोनॉमिक अफेयर देखते थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, देखिए दोस्तों, ये पॉलिटिकल अफेयर देखता था, ठीक है। और उसके बाद से जो है एक नया चेंज इस एक्ट में किया गया, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके मेंबर्स की संख्या को 4 से 3 कर दिया गया, और गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया गया। देखिए दोस्तों, मैंने उस ग्राफ में बताया था कि लगातार सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बढ़ेगा, और निश्चित रूप से इसमें एक स्टेप और आगे का कदम लिया गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बढ़ा। उसके बाद जो है, जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन था, जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का अदर प्रेसिडेंसीज पे, उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया। इसमें कोई भी शको शुबा नहीं रखा गया कि भाई अब ऐसा है या नहीं है। सीधे सीधे एक लिखित आदेश के माध्यम से ये बता दिया गया कि बाकी जो 2 प्रेसिडेंसीज हैं, मद्रास और बॉम्बे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आती हैं। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डायरेक्टली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट के रूप में एक रिकॉग्निशन मिला। और ये सबऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, देखिए दोस्तों, सबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि सबऑर्डिनेट जो है कम्स अंडर अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और दूसरा ये उसके लिए अकाउंटेबल होगा, उसकी अथॉरिटी के अंदर आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो इसमें नियम आया, या अगला जो नियम है उसमें यह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऑपरेशंस, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री हो या रेवेन्यू से रिलेटेड हो, उसको देखेगा जो है। और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी भारत में टेरिटरीज थी उसको ब्रिटिश पोजीशन एक्सेप्ट किया गया। यहाँ देखिए दोस्तों, एक बात को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि 1857 के विद्रोह के बाद आपने सुना होगा, आगे हम पढ़ेंगे भी, कि ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली जो है हिंदुस्तान का शासन अपने हाथों में ले लिया। उससे पहले वो ये कहते थे कि शासन कंपनी के हाथों में था, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं लगता है ऐसा। देखिए, जो ये एक्ट है इसने डायरेक्ट ये कहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पोजीशन है जो भारत में, वो सारा ब्रिटिश टेरिटरी या ब्रिटिश पोजीशन के नाम से जाना जाएगा, और उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे काफ़ी हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। तो ये बस एक हाथी के दिखाने के दांत थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पर पहले से ही काफ़ी हद तक जो है अधिकार था, वो उनके जो है मतलब कि अकॉर्डिंग काम करते थे। बस ये कहने की बात थी कि 1858 में उन्होंने उनसे सत्ता ले ली। ऐसा पहले भी था कि सारे काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से ही होते थे। और इस एक्ट का अगर नेचर देखें, ये टर्म बार बार दोस्तों आएगा, नेचर ऑफ द एक्ट, ये फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा आगे जो है। अगला देखते हैं दोस्तों, जो है कि एक एक्ट आता है 1786 का जो है। तो इस एक्ट में क्या है दोस्तों, देखिए इसमें पहला लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन ओवरराइडिंग पावर टू द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपने ही काउंसिल के निर्णयों को वीटो करने की या उसको पलट देने की शक्ति दी गई जो है। देखिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ एक और कदम जो है। दूसरा क्या है कि ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। वो इस गवर्नर जनरल होने के साथ साथ सेनाओं का भी प्रमुख होगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये वो समय है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं इंडिया में, और वो यहाँ पर आकर के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को ग्रहण करते हैं। उनकी ये 2 शर्तें थी कि मैं इस पद को तभी ग्रहण करूंगा जब मुझे 2 एक्सक्लूसिव पावर्स दिए जाएं। एक पहली कि मैं अपने काउंसिल के निर्णय को पलटने की मुझे शक्ति दी जाए, और दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है कमांडर इन चीफ भी मुझे ही बना। अब आता है दोस्तों चार्टर एक्ट
1793 का। 1793 में क्या लिखा है दोस्तों चार्टर्ड एक्ट 1793 में? इसमें लिखा हुआ है extended the overriding power of Governor General of Bengal to his council to all future Governor General and Governor of Presidencies। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका सीधा मतलब हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके पावर को अपनी काउंसिल के निर्णयों पे ओवरराइड कर, निर्णयों को पलटने के लिए तो दिया ही गया, साथ ही साथ जो है जो उनकी सबऑर्डिनेट काउंसिल थी जैसे कि मद्रास और बंबई, अगर वो कुछ निर्णय लेते हैं तो उसको भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है पलट सकता है। दूसरा क्या था दोस्तों? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन मोर पावर विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास टू कंट्रोल द गवर्नमेंट्स। कहने का मतलब यहाँ क्लियर ये कहना चाह रहा है कि गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई। इवन अब जो है बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर कुछ भी निर्णय लेते हैं उसको पलटने की क्षमता इनको दे दी गई जो है। उसके बाद क्या है दोस्तों? इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। इसमें ये कहा गया कि कमांडर इन चीफ जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक कि उसको इसके लिए अलग से अपॉइंट नहीं किया जाता है। और एक जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इसमें जो है जो डिसीजन आया वो ये था दोस्तों कि सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ ये कहाँ से दिया जाना था? इंडियन रेवेन्यू से। इसको दोस्तों ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको होम चार्जेज भी कहते हैं। देखिए दोस्तों किस लेवल का ड्रेन ऑफ वेल्थ था, अंग्रेजों ने कितना शोषण किया कि मतलब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड में बैठा हुआ और उनके स्टाफ सभी के खर्चे हमारे भारतीय रेवेन्यू से दिया जाता था। यहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए और सैलरी उनको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें एक एक्ट आता है 1793। अच्छा ये 1793 का ही हम लोग जिक्र कर रहे थे। ये इसमें एक और बात आती है जो है इसमें जो है गवर्नमेंट विल बी एक्ट अकॉर्डिंग टू रिटन लॉ एंड रेगुलेशन। इसमें रूल ऑफ लॉ का एक नया सिद्धांत दिया गया है जो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। दोस्तों ये जो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 था ये अब तक जितने भी जो एक्ट आए थे इसमें ये एक माइलस्टोन साबित होता है। दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी अगर यूनिक होता है, नया होता है, तो उसके बैकग्राउंड में आप जाने की कोशिश कीजिए कि वहाँ उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन से क्या कहते हैं कि जो इंड्यूसिंग कौन से ऐसे फैक्टर थे जिनके चलते ये चेंज आया। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए उस समय इंग्लैंड में क्या हुआ था कि एक जो है कमेटी अपॉइंट की गई थी हाउस ऑफ कॉमन्स में 1808 में, जिसको पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जो भारत में वो कर रहे थे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मिलिट्री हो, किसी भी तरह का हो, उसकी समीक्षा करनी थी। दूसरी बात, इंग्लैंड में उस समय कुछ अलग सिनेरियो था। इंग्लैंड में उस समय फ्री ट्रेडर्स अपनी आवाज जो है उठा रहे थे, जो जिसको आप एक तरह से क्या कह सकते हैं, कैपिटलिज्म जो कह सकते हैं कि मतलब वो मोनोपोली के खिलाफ थे। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी एक संस्था या कंपनी का जो है व्यापार में मोनोपोली हो। वो फ्री ट्रेड के लिए आवाज उठा रहे थे। इसमें आप देख सकते हैं कि एडम स्मिथ का नाम आता है जो है। तो ये इनकी आवाज उस समय काफी इंग्लैंड में बुलंद थी जो है। दूसरा, उस समय यूटिलिटेरियन का जो है ये क्या कहते हैं कि दबदबा था, उपयोगितावादी लोग। इसमें क्या है, इस सिद्धांत में यह है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये आपने पढ़ा होगा, मिल एंड बेंथम का सिद्धांत है जो है। ये लोग क्या कह रहे थे, ये सपोर्ट कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे हिंदुस्तान में जो शासन प्रशासन है डायरेक्ट अपने हाथ में ले, और ये फ्री ट्रेड को भी सपोर्ट कर रहे थे। ये कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से हटाओ और सारा शासन अपने हाथ में लो, और ये भी सपोर्ट कर रहे थे फ्री ट्रेड को जो है। अगले कौन से लोग थे, लिबरल्स थे। लिबरल्स क्या थे, लिबरल्स भी ब्रिटिश रूल को सपोर्ट कर रहे थे, और लिबरल्स ये कह रहे थे कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में, उसका काम जीतना नहीं है, इंडिया पे विजय प्राप्त करना नहीं है, वहां इंडिया को सिविलाइज करना है दोस्तों।
जबकि हो तो यहाँ उल्टा रहा था। आपको पता ही है जो है हर तरह का शोषण ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में कर रही थी, लेकिन ऊपर ऊपर ये लोग दिखावा कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे कि हम तो यहाँ सिविलाइज करने के लिए आए हैं। तो इंग्लैंड में भी कुछ ऐसी ही बातें उठ रही थी, लिबरल्स वहां पे उठा रहे थे कि हमारा काम वहां सिविलाइज करना है लोगों को, ना कि जीतना है। आगे दोस्तों एक और फैक्टर है इवेंजेलिकल्स का जो है, ये क्रिश्चियन मिशनरी थे जो है, और इन्होंने इंडिया की इमेज इंग्लैंड में कुछ ऐसी क्रिएट की थी कि इंडिया और वहाँ का जो समाज है वो बर्बर है, वो सिविलाइज्ड नहीं है। तो इसी बहाने हम मिशनरीज वहाँ जाएंगे और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को जो है प्रोफेस और प्रोपोगेट करेंगे। इसके माध्यम से हिंदुस्तान का जो समाज है वो सभ्य होगा। और आपने आगे यही पढ़ा होगा व्हाइट मेंस बर्डन थियरी में जो है कि मतलब ये गोरे लोगों का उत्तरदायित्व है समाज को जो है सभ्य बनाना। जबकि दोस्तों वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में यहाँ पे शोषण और यहाँ के जो संसाधन थे उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए आई थी। और दोस्तों कई जगहों पे आपको मिलेगा कि इनके राज्य में जो सूखा, अकाल और जिस तरह की अव्यवस्था थी भारत में, वो और कहीं नहीं थी। तो इस एक्ट के जो है हम फीचर्स पढ़ते हैं। तो हमने बैकग्राउंड बता दिया कि ये जो 1813 का जो एक्ट आया जो है चार्टर्ड एक्ट, इसके पीछे वहां बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। तो जरूर दोस्तों कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा इसका जो है, और उनकी मांगों को काफी हद तक माना गया और ये एक्ट लाया गया। तो इसके फीचर्स क्या थे दोस्तों वो देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली एबोलिश्ड एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड इन चाइना। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार की मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया, सिवाय किस चीज के, चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके बाकी चीजों में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश काउंट ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। यानी कि इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश काउंट की सॉवरेनिटी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में, उस पर असर्ट किया गया, लगाया गया, लागू किया गया। दूसरी बात दोस्तों इसमें यह है कि ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो थे, ब्रिटेन के जो नागरिक थे, उनको जो है हिंदुस्तान में आने और उनको सेटल होने की अनुमति दी गई। लेकिन एक इसमें शर्त ये थी कि उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से जो है अप्रूवल लेना होता था, ये कंपलसरी था जो है। और आगे जो बैकग्राउंड में मैंने बताया कि क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या डिमांड था, तो उसको भी फुलफिल किया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर अलाउड टू प्रोपोगेट प्रोफेस क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। ये हमें सभ्य बनाने के लिए आए थे दोस्तों। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। दोस्तों लिबरल्स जहां तक कि वो पीछे जो उनका डिमांड था जो है, तो उनके डिमांड को मानते हुए जो है जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको यहाँ पर जो है इसका आधार बनाया गया, यहाँ के नेटिव्स को जो है टीच करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। और 1 लाख रुपए जो है का एक फंड बनाया गया, उसको जो है यहाँ पे एजुकेशन के प्रमोशन के लिए जो है। इस एक्ट में इसके साथ साथ दोस्तों लोकल गवर्नमेंट्स जो थी उनको ये अधिकार दिया गया कि वो टैक्सेस लगा सकती हैं लोगों पर, और अगर वो टैक्सेस लोग ना पे करें तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का भी उनको अधिकार दिया गया जो है दोस्तों। इस क्रम में अब एक अगला एक्ट आता है जो एक्ट है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। दोस्तों ये भी एक बेंचमार्क था, और अब तक जितने एक्ट आपने पीछे पढ़े हैं तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का इसने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। आगे पढ़ रहे हैं दोस्तों इसमें कि क्या क्या प्रावधान हुए। देखिए दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसके बाद देखिए उनको क्या क्या पावर दी गई। तो वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम Government of India having authority over the entire territorial area possessed by British in India। तो दोस्तों उनको जो है एक
कुछ अलग तरह की सिविल और मिलिट्री पावर और दी गई। सभी सिविल और मिलिट्री पावर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको दे दी गई जो है, और जो भी टेरिटरी थी हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको ब्रिटिश टेरिटरी क्लेम किया गया जो है। दूसरा नियम क्या था दोस्तों? इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड बॉम्बे ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे जो है उनको उनके लेजिस्लेटिव पावर से वंचित कर दिया गया। यानी अब वो लेजिस्लेटिव पावर अपना नहीं बनाएंगे, अब उनका लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनके लिए कानून बनाएगा जो है। आगे क्या था दोस्तों? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। यानी जितना भी ब्रिटिश इंडिया है सबका कानून अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा। दोस्तों मैं अपने पहले ही शुरुआत में कहा था कि ये जो एक्ट है ये सेंट्रलाइजेशन का एक बेंचमार्क स्टेब्लिश करेगा, और आपको इन प्रावधानों से दिखाई दे रहा होगा कि पहले जहां पे गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये लोग अपने क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाते थे, वहां अब ये एक नया नियम आया कि ये अपने के साथ साथ पूरे इंडिया की जितनी प्रेसिडेंसीज हैं सबके लिए नियम यही बनाएंगे जो है, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये। इससे पहले दोस्तों कुछ भी रेगुलेशंस होता, इससे पहले कोई भी नियम आता था तो उसको रेगुलेशंस कहते थे, लेकिन अब जो नियम आया या अब जो नियम बनने लगे उनको एक्ट का नाम दिया गया। कहीं ना कहीं ये इस माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी लेजिटिमेसी को, इंडिया में जो कुछ भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको सुपरवाइज करती है उसकी लेजिटिमेसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। अगला काम क्या किया गया दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल एक्टिविटी थी उसको खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। पीछे दोस्तों आपको पता ही है कि डिमांड आ रही थी कि इसकी ट्रेड मोनोपोली को हटाओ, तो या इसमें पूरी तरह से ही समाप्त कर दिया गया उसकी ट्रेड मोनोपोली को, और सबको फ्री ट्रेड की परमिट दे दी गई जो है। इंग्लैंड में इस चीज की डिमांड काफी दिनों से चल रही थी जो है, और टी एंड ट्रेड विथ चाइना ये भी जो है इसको भी एबोलिश कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ CHINA है, आप इस गलती को रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है सर। कंप्लीट एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया जो है। और ये जो चार्टर्ड एक्ट है इस चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से कंपनी को 20 साल के लिए और जो है अधिकार दे दिया जाता है कि वो गवर्न कर सकती है। इस एक्ट में जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे उनको इंडिया में सेटल होने की परमिट फ्रीली दे दी गई। इससे पहले 1813 में आपको ध्यान होगा कि सब्जेक्ट को यहाँ पे सेटल होने की अनुमति थी, लेकिन उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इजाजत लेनी पड़ती थी, सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। लेकिन अब ये कहा गया कि आपको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप वहाँ फ्रीली जाके सेटल हो सकते हैं। ब्रिटिश नागरिकों के लिए ये था जो है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि ये एक्ट जो है इसने क्या किया, लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री। इसने जो है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था इंडिया में उसको लीगलाइज कर दिया एक तरह से जो है। और क्या इसमें प्रावधान थे? द एक्ट मैंडेटेड दैट एनी लॉ मेड इन इंडिया was to be put before the British Parliament and was to be called act। इसने ये कहा कि कोई भी नियम, कोई भी कानून जो भारत में बनाया जा रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है भारत के लिए जो है, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाएगा और अब वो रेगुलेशन कानून की शक्ल लेगा, कानून कहा जाएगा उसको। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या कहते हैं कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल थी, उसमें एक लॉ मेंबर का परमानेंट जो है उसमें गठन किया गया जो है। एज पर एज द एक्ट एन इंडियन लॉ कमीशन वाज इस्टेब्लिश, एक इंडियन लॉ कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया गया। और ये लॉ कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? लॉर्ड मैकाले, यही थे इस लॉ कमीशन के चेयर। सिविल सर्विसेज बेस्ड ऑन
idea of competition was introduced and stated that Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. कहने का मतलब है कि इस लॉ में एक चीज का प्रावधान किया गया कि एक तरह से ओपन कंपटीशन जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स थे उनको बीच में कराया जाए। दोस्तों इससे पहले क्या होता था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो अपने जानने वालों को हिंदुस्तान में सिविल सर्वेंट्स के रूप में अपॉइंट कर देते थे, लेकिन इसमें क्या किया गया कि उनके जानने वालों में ही, जैसे मान लीजिए 10-20 जानने वाले हैं और भी जो आवेदक हैं इंग्लैंड में वो आवेदन करेंगे और उनके बीच वहीं पर एक कंपटीशन कराया जाएगा और जो सबसे जो है मतलब उसमें योग्य निकल के आएगा उसको हिंदुस्तान में भेजा जाएगा। इसमें एक बात मेंशन तो किया गया दोस्तों कि इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, पर ये केवल कहने की बात थी। अभी इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि ऐसा व्यवहार में आया था या आने लगा था, अभी इसको आने में बहुत समय लगेगा। तो और क्या इससे निकल के आया कि मेरिट शुड बी बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट बर्थ, रिलीजन, कलर और रेस, यानी कि जो गुण है, गुणवत्ता है, जो आपके अंदर प्रतिभा है, यही जो है एम्प्लॉयमेंट का आधार होगा, आपका जन्म, रिलीजन, कलर और रेस नहीं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ कहने की बात थी, बहुत ही पार्शियलिटी होती थी अपॉइंटमेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सर्वेंट्स के लिए। जो है इसमें जो गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट थी, जो उसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और सारे टैक्सेस जो है, जितने भी हिंदुस्तान में टैक्सेस लगाए जाते थे वो बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के नहीं लगाए जा सकते थे, यानी गवर्नर जनरल की परमिशन बहुत ही आवश्यक थी दोस्तों। उसके बाद जो है क्या अगला प्रावधान था, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल possesses इंडियन टेरिटरीज बट इट वाज हेल्ड इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जो टेरिटरी है उसको पजेस भले ही करती हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे का पजेशन था, सारा कुछ कंट्रोल मैजेस्टी के हाथ में था, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था, उसी ब्रिटिश क्राउन ही मेन ट्रस्टी था। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 1853 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें जो है 1853 का चार्टर्ड एक्ट अब पढ़ेंगे और देखते हैं इसके प्रावधान क्या थे दोस्तों। तो ला मेंबर जो चौथा मेंबर था बिकेम अ फुल मेंबर विद द राइट्स टू वोट। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में जो फोर्थ मेंबर ला मेंबर था वो परमानेंट हो गया और उसको वोटिंग का भी राइट मिल गया। उसके बाद क्या अगला प्रावधान हुआ दोस्तों, सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्यों को अलग डिफाइन किया गया कि ये काम आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन है, यानी इसमें आप नियम बनाएंगे, और ये काम आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, यानी कि इस काम के लिए आप जो है मतलब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएंगे। तो कानून बनाने का काम और कानून को एग्जीक्यूट करने का काम दोनों अलग किया गया। दोस्तों इसमें एक नया नियम लाया गया, एक नया प्रावधान लाया गया, वो क्या था, एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स टू द काउंसिल। 6 नए मेंबर्स को काउंसिल में लाया गया। कौन सी काउंसिल में लाया गया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया। और ये कौन लोग थे दोस्तों, इसमें से 4 जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन था जो है 4 लोगों का। वो कहाँ से, एक मेंबर था जो है मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक आगरा से और एक बंगाल से। ये सारी जो मतलब की जगह थी जो है वहाँ से एक एक मेंबर को इनके लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल में लाया गया। और बाकी जो 2 मेंबर थे उसको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया था। यानी ये 6 नए मेंबर जो है इनकी काउंसिल में आए, यानी कि काउंसिल का विस्तार हुआ। तो दोस्तों थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, बस ये सांकेतिक ही है। अगला देखिए दोस्तों, इट इस्टेब्लिश्ड
a separate Governor General's Legislative Council which came to be known as Indian Legislative Council, Indian Central Legislative Council। इसने जो है इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल का विस्तार किया। ऊपर आपने अभी देखा कि 6 और नए मेंबर जुड़े और एक सेपरेट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई और इसी को इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। आगे चल के देखेंगे दोस्तों कि यही जो है सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाने की एक बॉडी बनी। इसका कहीं न कहीं जो है आगे चल के जो है आप देखेंगे कि इसको 2 भागों में बनाया जाता है। एक जो है जैसे कि आज एक लोकसभा है और राज्यसभा है, उस टाइम इसको भी बाइकैमरल बनाया गया। आगे चल के आगे के नियम और प्रावधान में आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद से लेकिन एक चीज यहाँ पे और मेंशन किया गया, बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैड अ वीटो ओवर द बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने ऊपर आपको बताया कि इनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया गया। तो लेजिस्लेटिव के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव कार्यों के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई नियम बनाती और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वो नियम पसंद नहीं है, उन नियम से वो सहमत नहीं है, तो वो वीटो कर सकते थे उस पे। जो है कहने का मतलब अल्टीमेट पावर तो उन्हीं के पास था, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जो है। दोस्तों इसमें आगे कुछ और काम किया गया। ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये एक प्रोसेस इसमें किया गया है। जो है दोस्तों अभी देख रहे हैं आप जो है कि हर नियम, हर जितने भी चार्टर्ड एक्ट आ रहे हैं जो है इसमें ये एक प्रावधान हमेशा आपको मिल रहा है। तो कहने का मतलब जो पहले के प्रावधान थे उसमें एक माइल्ड मॉडिफिकेशन के साथ इसको और प्रेजेंट किया गया। जो है कोई बहुत ग्राउंड लेवल पे चेंज नहीं आया, बस कहने के लिए ओपन कंपटीशन था, लेकिन इसमें ग्राउंड रियलिटी अभी नहीं थी। मैकाले कमिटी ऑफ 1854 गेव इंडिया फॉर फर्स्ट सिविल सर्विसेज, और मैकाले कमिटी जिसका गठन किया गया था क्या कहते हैं कि लॉ कमेटी के रूप में, उसी ने आगे चल करके जो है इंडिया को उसका पहला सिविल सर्विसेज कमीशन दिया जो है। उसके बाद दोस्तों क्या अगला प्रावधान था, राइट ऑफ पेट्रोनेज ऑफ सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिमूव्ड बाय दिस एक्ट। कहने का मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो है, मैंने पहले ही बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने जानने वालों को हिंदुस्तान में सिविल सर्वेंट्स के रूप में अपॉइंट कर देते थे। जितने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनके अलग अलग जानने वाले, उनको जो है यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के रूप में अपॉइंट कर दिया। आगे चल के 1833 वाले ने एक्ट में आपने देखा कि उन्हीं के बीच में और इंग्लैंड के नेटिव्स के बीच में, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जानने वाले और कुछ और अन्य इंग्लैंड के ही आवेदक, इनके बीच में वहीं पर एक कंपटीशन हुआ। जो लोग पास हुए उनको यहाँ पे इंडिया में भेजा गया। लेकिन इस एक्ट में अब ये कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी पैट्रोनेज है, यानी आप अपने सगे संबंधियों को जो नॉमिनेट कर रहे हैं, उसका अधिकार आपको अब जो है समाप्त कर दिया जाएगा जो है सिविल सर्विसेज में जो है। और यही आगे चल करके धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे जो है ये इसी एक्ट के माध्यम से भारतीय भी अब सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने लगे। इसका रिजल्ट हालांकि कुछ समय बाद अभी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सत्येंद्र नाथ बोस ये पहले ऐसे भारतीय थे जो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए। अभी कुछ समय बाद ये घटनाक्रम आगे आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस, सॉरी ये यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख गया है, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा दोस्तों, तो इसका रेक्टिफिकेशन आप कर लीजिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 to 18, आउट ऑफ विच 6 people were to be nominated by British Crown। तो इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनकी संख्या को कम कर दिया गया, 24 से घटा के कितना कर दिया गया, 18। और उस 18 में भी 18 में भी 6 people थे, उसको क्राउन नॉमिनेट करता था। अब क्या देखते हैं अगला क्या था दोस्तों, सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी। ये जो डिफरेंट फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वाज अपॉइंटेड, मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब उसकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई थी, जिम्मेदारी का दायरा
बढ़ गया था। पूरा इंडिया उसके अंडर आता था। जो भी उस समय ब्रिटिश टेरिटरी इंडिया के पास थी, सॉरी, जो भी इंडिया की टेरिटरी ब्रिटेन के पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, सभी को देखने का काम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता था। तो उसकी जिम्मेदारियां निश्चित तौर पे बढ़ गई थी। तो इसीलिए अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रह गया था। तो बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर अपॉइंट किया गया, और बाकी जो प्रेसिडेंसीज थी उसके लिए गवर्नर तो थे ही, चाहे वो मद्रास हो चाहे वो बॉम्बे हो। तो अब ये जो है इसका दायित्व बढ़ गया, और बंगाल के लिए एक अलग से जो है गवर्नर अपॉइंट किया गया। साथ ही अन्य जो है जो सिंध था, पंजाब था, और भी जो अलग अलग क्षेत्र थे, इनके लिए भी ऐसा ही प्रावधान किया गया। दूसरा अगला क्या है दोस्तों, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल फॉर ए इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्ड एक्ट्स। कहने का मतलब है कि इसमें यह भी प्रोविजन किया गया कि कंपनी के रूल को अनिश्चित समय काल के लिए इसने बढ़ाया। इससे पहले के जो भी एक्ट थे उसमें मेंशन किया जाता था कि फला ईयर के लिए, जैसे इससे पहले वाला था तो 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, उससे पहले में भी 20 साल की ही बात की गई थी। तो इसमें समय की बात नहीं की गई कि कितने समय के लिए कंपनी का शासन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इनडिफिनिट टाइम मेंशन किया गया। और इसके पीछे दोस्तों एक पॉइंट जरूर था कि कभी मतलब जल्द ही कभी न कभी कंपनी का शासन भारत से खत्म हो सकता है, और ब्रिटिश क्राउन कभी भी इसको पूरी तरह से अपने हाथ में ले सकता है। और ये लिखा हुआ है, thus it could be taken over by the British government any time। तो दोस्तों ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है उसकी जो हिस्ट्री है उसका पहला पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो कुछ भी आप, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक या डिसलाइक से हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि एटलीस्ट लोग हमें देखते हैं, हमारे प्रयास को सराह रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।